अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज की ये वीडियो फ़लस्तीनी मुजाहिदा लैला खालिद के बारे में है। वो लैला खालिद जिसकी तमाम दुनिया आशिक हो गई थी, जो फ़लस्तीन की स्कूल टीचर थी। एक दिन इसराइली जहाज़ से गिराया गया बम स्कूल में आकर गिरा, जिससे कई मासूम बच्चे शहीद हो गए। मासूम बच्चों को तड़पते मरते देखकर लैला खालिद ने मुजाहिदा बनने का अज़म किया और फिर एक ऐसी तारीखी गुरीला जंग लिख दी जो सदियों कोई नहीं लिख सकेगा। चारे को अगवा करने वाली ये खातून, जिसकी शुजाअत और बहादुरी को दुनिया ने हैरत और दिलचस्पी से देखा, बल्कि सराहा भी। क्या हॉलीवुड, क्या बॉलीवुड, वो सब इसके शीदा हो गए। सब ने फिल्म की ऑफ़र दी। हिंदुस्तान के मशहूर शोमैन राज कपूर जैसे और IS जौहर जैसे कई फिल्म मेकर लैला को लेकर फिल्म बनाने की ख्वाहिशमंद थे, लेकिन इस जाली मुजाहिदा को बस एक ही धुन थी कि फ़लस्तीन आज़ाद हो। उसकी दीदा दिलेरी की इंतहा ये थी कि वो जहाज़ को अगवा करके इसराइल ले जाती है और इसे ज़मीन से करीब लाकर बेबांग दहल ऐलान करती है कि वो वही फरीदा गजाली है जिसे तुम जालिमों ने तेज़ाब डाल डाल कर उसकी गोश्त को बहाया था, उसे अज़ीतें दी थीं। आज उसके हर कतरे से नई फरीदा पैदा हो रही है। काबिज़ रियासत के अदारों को हवास बाख्ता करने वाली लैला खालिद के किस्से हम ही नहीं पढ़ते, बल्कि अभी तक खुद उसके दुश्मन भी उसे याद करते हैं। लैला खालिद एक बार गिरफ्तार भी हुई और लंदन भेजी गई। जब रात के अंधेरे में उसे कंबल डालकर पुलिस ले जा रही थी, किसी ने पहचान लिया तो तन से पुलिस से कहा कि फूल जैसी नाजुक लड़की को ऐसे जंजीर में जकड़ कर ले जाया जा रहा है। पुलिस का जवाब था कि अगर इसे खोल दिया तो लंदन जल जाएगा। अल नासिर की मौत पर घबरा कर पुलिस वाले लैला को एक मैदान में फेंक गए थे। यहाँ एक हैरत अंगेज़ पहलू देखें कि लैला यासिर अरफात की तंजीम की रुकन नहीं थी, बल्कि एक यहूदी की बनाई तंजीम की रुकन थी, जो मुसलमानों पर होने वाले जुल्म के खिलाफ खुद सफ़े आरा हुआ था। उस तंजीम की बहुत सी लड़कियों ने इस गुरीला जंग में ज़बरदस्त मार्का सर किए थे। आइए आज मज़ीद लैला और लैला खालिद के बारे में कुछ जानें कि ये कहाँ हैं, क्या कर रही हैं और इसने क्या कारनामे सर अंजाम दे चुकी है। फ़लस्तीनी मुजाहिदा गाज़िया लैला खालिद, उम्र इस वक्त 74 साल है। वो अपने शौहर डॉक्टर फ़ियाज़ राशिद हिलाल और 2 बेटों बदर और बिशार के हमरा उर्दन के दारुल हुकूमत ओमान में रहती है। बुढ़ापे में भी अमेरिका और इसराइल के खिलाफ आईनी जदोजहद पर यकीन रखती है। अब भी इसराइल की बर्बादी और फ़लस्तीनियों को उनके वतन की वापसी के लिए कानून के दायरे में अपना मन, धन और तन कुर्बान करने के लिए पुरज़म है। मगर जब वो मशहूर हुई, मखसूस निकाब और AK-47 राइफ़ल के साथ उनकी तस्वीर दुनिया भर के अखबारात और टेलीविज़न चैनलों की जीनत बनी। उस वक्त उसकी उम्र सिर्फ 25 साल थी। वो पहली मुसलमान खातून है जिसने मसला फ़लस्तीन के लिए जहाज़ अगवा किया। उसने 25 साल की उम्र में फ़लस्तीन की आज़ादी के लिए पहला जहाज़ अगवा किया और इस्लामी दुनिया की हीरोइन बन गई। 1 साल के अंदर उसने दूसरा जहाज़ अगवा किया और 26 दिन कैद काटने के बाद तीसरा जहाज़ उसके साथियों ने अगवा किया। मुसाफिरों की रिहाई के लिए लैला खालिद की रिहाई का मुतालबा किया गया। चनाचा 1 माह भी कैद में नहीं हुआ था कि उसकी रिहाई मिल गई। आज फिर लोगों को निकाब पोश गुरीला लड़की लैला खालिद की तस्वीर अच्छी तरह याद होगी। इसकी दाएं हाथ में राइफ़ल और बाएं हाथ में बम होता था। जहाज़ के अंदर किसी को हिम्मत नहीं होती थी कि लैला खालिद को काबू करे या उनकी ज़नाना वजूहात में पोशीदा मर्दानगी का मुकाबला कर सके। लैला खालिद की कहानी दिलचस्प भी है और अजीब भी। दिलचस्प इसलिए कि वो दुनिया की पहली खातून हाईजैकर के तौर पर सामने आई और छा गई। अजीब इसलिए कि वो मारूफ मायनों में किसी मुसलमान आलिम, मुर्शिद या पीर या उस्ताद से मुतासिर नहीं थी, बल्कि उसका लीडर जॉर्ज हिबाश एक लिबरल और सेकुलर ईसाई फ़लस्तीनी था। अमेरिकन यूनिवर्सिटी बेरूत में तालीम के दौरान जॉर्ज हिबाश की तंजीम पॉपुलर फ्रंट फॉर द लिबरेशन ऑफ पैलेस्टाइन से मुतासिर हुई। जॉर्ज हिबाश ने यहूदी बस्तियों के खिलाफ 1940 में इस तंजीम की बुनियाद रखी थी। उन्होंने अपनी ज़िंदगी और अमेरिका और इसराइल के खिलाफ जदोजहद के लिए वक़्फ़ कर दी। अबू निदाल और यासिर अरफात भी जॉर्ज हिबाश से मुतासिर थे। अगरचे यासिर अरफात ने अल फतह को पॉपुलर फ्रंट से अलग कर लिया, तहम तंजीम आज़ादी फ़लस्तीन में वो यकजा थे। जॉर्ज हिबाश उम्र में उनसे बड़े थे और पेशे के लिहाज से डॉक्टर थे, जबकि यासिर अरफात इंजीनियर थे। लैला खालिद ने तारीख़, फ़लसफ़ा और इमरानियत की तालीम हासिल की थी। उनकी कहानी खलील जिब्रान की कहानी से मिलती जुलती है। दोनों ने बचपन में बाप की जुदाई का सदमा बर्दाश्त किया। लैला खालिद फ़लस्तीन की कदीम शहर अल-हीफ़ा में 1944 में पैदा हुई। 4 साल की उम्र में 13 अप्रैल 1948 को उनकी मां ने फ़लस्तीनियों के साथ हिजरत की और लबनान के महाजिर कैंप में पहुंची, जबकि बाप फ़लस्तीन में रह गया। अपनी खुदनोश फ़ानी उम्री माई पीपल लाइव में उन्होंने अपनी कहानी लिखी है। ये दिल को दिला देने वाली कहानी है। ये किताब 1973 में शाया हुई, जबकि लैला खालिद की ज़िंदगी पर फिल्म 2005 में बनी।
فلم کا نام لیلا خالد ہائی جیکر ہے اور اسے ایمسٹرڈیم کی فلم میلے میں بڑی پذیرائی ملی۔ فلم کے ڈائریکٹر لینا مقبول بھی فلسطینی ہیں۔ لیلا خالد اور ان کے ساتھیوں نے 1968 اور 1971 کے درمیانی عرصے میں 4 جہاز اغوا کیے۔ لیلا خالد نے پہلا جہاز 29 اگست 1969 کو اغوا کیا۔ یہ بوئنگ 707 جہاز تھا۔ پہلی فلائٹ اٹلی کے شہر روم سے تل ایب جا رہی تھی۔ اطلاع یہ تھی کہ اسرائیل کے وزیر اعظم اسحاق راہن بھی اس فلائٹ کے مسافر میں شامل ہیں۔ جہاز ایشیا کی فضائی حدود میں داخل ہوتے ہی ایک نقاب پوش خاتون نے جہاز کا کنٹرول اپنے ہاتھوں میں لے لیا۔ اس نے پائلٹ کو حکم دیا کہ فلسطینی شہر حیفا کے اوپر سے پرواز کرتے ہوئے جہاز کا رخ دمشق کی طرف موڑ دو۔ دمشق جانے سے پہلے میں اپنی جائے پیدائش وطن مالوف حیفا کو دیکھنا چاہتی ہوں۔ خاتون اور اس کے ساتھی بموں سے مسلح تھے اور پائلٹوں نے حکم کی تعمیل کی۔ جہاز دمشق میں اتار لیا گیا۔ مسافروں کو یرغمال بنا کر فلسطین کی آزادی کا مطالبہ کیا گیا۔ پوری دنیا کی توجہ فلسطین پر صہیونی مظالم کی طرف مبذول ہوئی۔ مذاکرات کے بعد اسرائیلی جیلوں میں فلسطینی قیدیوں کی رہائی اور ہائی جیکروں کی بحفاظت واپسی کی شرائط پر تمام یرغمالوں کو رہا کر دیا گیا۔ دنیا بھر کے ٹیلی ویژن چینلوں اور اخبارات نے لیلا خالد کے انٹرویوز نشر اور شائع کیے۔ وہ عالم اسلام کی آنکھ کا تارا بن گئی۔ ان کی تصویروں کو اتنی شہرت ملی جو اس سے پہلے کسی مسلمان خاتون کو نہیں ملی تھی۔ دوسرا جہاز انہوں نے 1 سال بعد 6 ستمبر 1970 کو اغوا کیا۔ یہ بھی بوئنگ جہاز تھا جو ایمسٹرڈیم سے نیویارک جا رہا تھا۔ لیلا خالد نے یورپ کی حدود میں ہی جہاز کو اغوا کیا اور پائلٹ کو بغداد جانے کا حکم دیا۔ یہاں ان کے ایک ساتھی پیٹرک ارگیلو سے غلطی ہوئی اور ان کے ہاتھوں ایک مسافر ہلاک ہوا۔ جوابی کارروائی سے پیٹرک مارا گیا مگر لیلا خالد نے ہمت نہیں ہاری۔ جہاز کا رخ لندن کی طرف موڑ دیا گیا۔ ہیتھرو ایئرپورٹ پر لیلا خالد کو گرفتار کیا گیا۔ اس خبر نے دنیا اسلام میں ہلچل مچائی۔ فلسطینیوں کو شدید صدمہ ہوا۔ ایک مہینہ بھی نہیں گزرا تھا کہ فلسطینی جانبازوں نے ایک اور طیارہ اغوا کیا، مسافروں کو یرغمال بنایا اور مذاکرات کی میز پر لیلا خالد کی رہائی کا مطالبہ کیا۔ یوں لیلا خالد کو کیسے رہائی ملی؟ اپنی خودنوش سوانح عمری میں لیلا خالد نے تشدد کے راستے کو کسی بھی تنظیم کے لیے زہر قاتل قرار دیا۔ انہوں نے ریفرنس کے طور پر نازی جرمنی کی مثال دی۔ ہٹلر نے یہودیوں پر تشدد کیا مگر اس کے نتیجے میں صہیونیت مزید مضبوط ہوئی۔ فلسطینیوں پر ہونے والے مظالم ہٹلر کے ظلم کا رد عمل ہیں۔ اگرچہ لیلا خالد کو حسن نصراللہ یا شیخ یاسین شہید کی طرح نظریاتی جہادی کا درجہ نہیں دیا جا سکتا، پھر بھی وہ سامراجی طاقتوں کے خلاف فلسطینیوں کی لبرل اور سیکولر جدوجہد کا اہم کردار رہی ہیں۔ تاریخ میں لیلا خالد کے عزم اور جذبے اور ولولے کے ساتھ اس کی ہمت اور جرأت کو ہمیشہ یاد رکھا جائے گا۔ آج بھی یورپی اقوام پر اس کے نام کا رعب حاوی ہے۔ 2017 میں 73 سالہ لیلا خالد کو ایمسٹرڈیم کے ہوائی اڈے میں داخل ہونے سے روک دیا گیا کیونکہ صہیونی دنیا آج بھی لیلا خالد کے نام سے ڈرتی ہے اور انہیں لگتا ہے کہ مجاہد کبھی بوڑھا نہیں ہوتا۔ میں خود دشمن کے خیال سے متفق ہوں۔ امید ہے کہ آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ مزید اس طرح کی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی بیل آئیکن کا بٹن دبانا مت بھولیے گا تاکہ ہماری نئی آنے والی ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت ملتی رہے۔ اس کے ساتھ میں اجازت چاہوں گا۔ والسلام۔